हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग आज जो है सेट वन स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स का। ठीक है, ये हम लोगों का सेट वन है। इससे पहले हमने सारे मैथ्स के सेट कर लिए, तो हम लोग अभी फिज़िक्स का सेट देखेंगे। ठीक है, और ये देखिए, इसका भी फॉर्मेट वही है। आपको 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है। ठीक है, 35 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इसमें भी देखिए, आप जो क्वेश्चन जानते हैं ना, पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, चूँकि काफ़ी बेस्ड है कि आप जब खुद से आंसर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर वही है, 19 क्वेश्चन आएगा, बट आपको 19 नहीं करना है, आपको सिर्फ 13 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 5 + 5 + 3। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, जैसे आप इसमें देखे हैं, ठीक है, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें आपको एनी 5 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 7। ठीक है, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी अगेन आप देखिएगा कि आपको 5 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 7। ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 में आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसका 5 मार्क्स है। सारा मार्क्स आपको अलग अलग दिया हुआ है। 3 मार्क्स होगा इसका। ठीक है, इसका 1 मार्क होगा। ठीक है ना। आइए हम लोग 1 बाई 1 करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये हम लोगों का यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपके लिए ज़्यादा क्लियर रहेगा देखना यहाँ पे। तो देखिए, ये हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है। सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, आप देखिए, नंबर 1 क्या है, डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, XL। तो लाइक दैट रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है वो एक तरह का अपोजिशन है। ठीक है, ऑफ करंट। ठीक है, जब हम लोग रेजिस्टेंस को सर्किट में डाल देते हैं तो क्या करता है, ये करंट को अपोज करता है। ठीक है, लाइक दैट जब आप किसी इंडक्टर को, ठीक है, इंडक्टर को हम लोग L से डिनोट करते हैं, तो जब किसी इंडक्टर को AC सप्लाई में जो है ऐड कर दिया जाता है AC सप्लाई के साथ में, तो ये क्या करता है, ये अल्टरनेटिंग करंट का अपोज करता है। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो लाइक दैट रिएक्टेंस, इसका डेफिनेशन बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, the opposition offered by ठीक है an inductor we denote inductor by L to the flow of alternating current to flow of alternating current ठीक है, through it is called reactance। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको डिनोट किया जाता है x के नीचे सफिक्स L दे करके। ठीक है, तो बहुत इजी डेफिनेशन है। लाइक रेजिस्टेंस हम लोग इंडक्टेंस को रिएक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे लिखिएगा ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है? ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमको बोलता है शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी। देखिए कैसे करेंगे। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्या था, वो है नंबर 2। आपको बोलता है कि ग्राफिकली आप वेरिएशन दिखाइए कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ में। ठीक है, देखिए सिंपल बनाएंगे हम लोग। 2 को इस तरीके से बनाएंगे। हम लोग जानते हैं क्या, सिंस वी नो क्या, कि जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 1/ω/C। ठीक है, ओमेगा को लिख सकते हैं क्या, 2πf/C। ठीक है, या इसको आप बोलिए तो इसको आप लिख सकते हैं 2πν/C। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो चूंकि यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू है मेरा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो XE है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये कि न्यू इंटू XC का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो आपका सम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर ये कोई कांस्टेंट है तो इसका जो ग्राफ है वो ये देखिए इस तरीके से बनेगा। आप इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, सपोज कीजिए एक एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेते हैं, एक पे हम लोग ले लेते हैं न्यू और दूसरे पे हम लोग ले लेते हैं XC। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको ग्राफ दिखाना था तो आप इस तरीके से इसको दिखा दीजिएगा। 1 मार्क्स का ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर कुछ 3 है, राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
तो आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आप लोगों को पता है क्या होता है, जो टोटल एनर्जी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस पे कोई भी मेटालिक सरफेस पे जो एनर्जी इम्पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो दो पार्ट में खर्च होता है। एक पार्ट उसका क्या होता है, एक पार्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच न्यू नॉट, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है एनर्जी का, वो इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी हाफ mv², ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है, ठीक है, टोटल एनर्जी ऐसे लिखिएगा, इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। ये अब इस टोटल एनर्जी को आप यहाँ से एच न्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। यहाँ पे भी आपका वेलोसिटी है और न्यू नॉट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर इसको आप फर्दर एच को कॉमन लेकर के इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ mv²। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 इक्वेशन नंबर 4 है आपका, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, तो देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसी न्यू नोट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डिफाइन ऐसे कर देंगे 4 को, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, दी मिनिमम frequency that means nu naught, okay, required for emission of electrons from मेटालिक सरफेस, ठीक है, जो भी मेटालिक सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इमिट करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर एग्जाम पर्पस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू नोट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ओके। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, टाइम को सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हम लोगों का। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको बोलता है कि डिफरेंशिएट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बाय ड्राइंग एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। तो देखिए इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले देखिए मैं पी टाइप और एन टाइप को ऐसे अलग कर दूंगा। तो आपको पता है कि पी टाइप में हमारा क्या होता है, तो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ इसमें होल्स है, ठीक है, NH, वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जबकि एन टाइप में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा वो ग्रेटर होता है क्या, नंबर ऑफ होल्स से, ठीक है, ओके। तो इसलिए ये एन टाइप होता है और ये हमारा क्या होता है, पी टाइप होता है। पी मीन्स पॉजिटिव टाइप, ठीक है, एंड पॉजिटिव टाइप इज डेफिनेटली ड्यू टू फॉर होल्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जब इसको दिखाएंगे तो हमारा जो दो तरह का बैंड होता है, जैसे हम लोग ऊपर में लेंगे क्या, कंडक्शन, ठीक है, बैंड, तो CB लिखिएगा यहाँ पे CB, और नीचे में लिखेंगे वैलेंस बैंड, तो VB, ठीक है। इसी तरीके से इधर लेंगे, जैसे ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ये मेरा वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो इसके बीच में एक एनर्जी गैप होता है, तो इस एनर्जी गैप को आप ऐसे दिखला सकते हैं, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड डेल्टा E, ठीक है। इसी तरह से इधर भी एक एनर्जी गैप होगा, इसको भी हम लोग क्या दिखाएंगे, डेल्टा E, ठीक है, ओके। ये हमारा एनर्जी गैप हो गया दोनों तरफ। अब देखिए जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि क्या होता है कि पॉजिटिव टाइप में, ठीक है, हम लोगों का क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, डोनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर पॉजिटिव टाइप है तो डेफिनेटली क्या है, वो एक्सेप्टर की वजह से है, और जो निगेटिव टाइप है वो मेरा क्या है, वो मेरा डोनर की वजह से है, ठीक है। तो जो हमारा एक्सेप्टर वाला बनेगा पॉजिटिव टाइप में, देखिए उसको आप वैलेंस बैंड के नज़दीक में ऐसे बना दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा EA, यानी, ठीक है, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन लेवल, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जब एन टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डोनर वाला देंगे, तो यहाँ पे वो जो है आपका ऊपर में CB के नज़दीक में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप दे दीजिएगा ED, तो ED का मतलब क्या हो जाएगा, डोनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा वैलेंस बैंड के नज़दीक होगा, ठीक है ना, और ये हमारा यहाँ पे ऊपर में CB के बीच में होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पी टाइप और एन टाइप के बीच में, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये कंडक्शन बैंड के नज़दीक में, ये वैलेंस बैंड के नज़दीक में, यही बस डिफरेंस है पी टाइप में और एन टाइप में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 में बोलता है, शो वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन
फोटो करंट विथ कलेक्टर पोटेंशियल एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए तो कांस्टेंट का भी हम आपको बता देते हैं, और एग्जाम में अगर आपको बोल देगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वो भी पूछ सकता है, तो डिफरेंट वाला भी आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट वाला, डिफरेंट, ये डिफरेंट का, ठीक है। तो ये डिफरेंट का है, ये मेरा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। तो समय साफ साफ मैं लिख देता हूँ, क्या होगा, दिस इज फॉर आवर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए तो इसमें आप जैसे ग्राफ बनाएंगे ना, तो इस तरह का ग्राफ बनाइएगा आप, ठीक है। एक ले लीजिएगा एक्सिस, ठीक है, और इधर ये, फिर इसमें भी आप इधर ले लीजिएगा एक्सिस और इधर ये, ठीक है। तो ये हमारा करंट का एक्सिस होगा, ये मेरा पोटेंशियल का होगा ना, वोल्टेज का, ये V का, ये मेरा I का, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, देखिए हम लोग चूंकि जानते हैं कि क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एच न्यू जो है वो क्या होता है, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर देखिए ये तो हमारा कांस्टेंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर मेरा यहाँ पे जैसे न्यू भी अगर कांस्टेंट हो जाता है तो डेफिनेटली जो मेरे को वैल्यू मिलेगा, ठीक है, कलेक्टर पोटेंशियल का जो ग्राफ हमको मिलेगा, ठीक है, तो वो देखिए वो इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, इस तरह से आपको अलग अलग जो है करंट का मान मिलता है, I1, I2, I3, ठीक है, फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी से न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको कांस्टेंट रखना है तो सबका फ्रीक्वेंसी न्यू ही है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जब आप डिफरेंट के लिए बनाएंगे तो डिफरेंट के लिए देखिए आपका ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। डिफरेंट के लिए ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए ऐसे होगा, ठीक है, फिर ये ऐसे होगा, ठीक है, फिर इसी में एक लाइन बीच में ले लीजिएगा, तो ये ऐसे, तो ये हो गया आपका डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए मेरा फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, न्यू1, न्यू2, ठीक है, और न्यू3, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ इस तरीके का होगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का हाइजेंस प्रिंसिपल को आपको स्टेट करना है, ठीक है। तो ये तो 2 मार्क्स में होना चाहिए था, बट इसको 1 मार्क में ही दिया है, नो प्रॉब्लम। हम लोग इसको कुछ समेट के लिखेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हाइजेंस प्रिंसिपल को हम लोग कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइजेंस प्रिंसिपल को लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हाइजेंस का प्रिंसिपल क्या है, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए अगर कोई सोर्स है मेरे पास, मान लीजिए सपोज कीजिए, ठीक है, मेरे पास में कोई सोर्स है, ये स्टार्टिंग, ठीक है, तो जो लाइट प्रोपागेट करता है वो कैसे करता है, तो आपको पता है वो इस तरह से करता है, ठीक है। लाइट इस तरीके से आगे जो है फॉरवर्ड बहता है, ठीक है। इसका जो स्पीड होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हाइजेंस का कहना है कि ये सब जो भी आप देख रहे हैं ना, ये वेव, तो ये एक्चुअली क्या है, दीज आर द वेव फ्रंट्स, ये क्या है, ये आपका वेव फ्रंट्स है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए जब एक सोर्स से जब लाइट आगे चलता है, ठीक है, तो ये मान लीजिए पहला मेरा वेव फ्रंट बना, ठीक है, ओके। तो अब जो है इसके बाद जो दूसरा वेव फ्रंट बनता है वो कैसे बनता है, तो इनका कहना है, इनका हाइजेंस का, कि इस पहले वाले वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या होता है, अब एक सोर्स की तरह काम करता है। एवरी पॉइंट क्या करता है, एक सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो जब ये हर पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करता है तो डेफिनेटली क्या होगा, अब जो है हर सोर्स का अपना अपना लाइट इस तरीके से क्या करेगा, एक्सपैंड करना शुरू करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके, हर सोर्स का, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिफरेंट आपको दिख रहा है हर सोर्स का, तो ये आपका वेवलेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वेवलेट, ठीक है। और जब हम लोग वेवलेट पर कोई टेंजेंट डाल देंगे, सारा वेवलेट को मिला करके अगर हम कोई टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जो फिर दूसरा जो बना, ये आपका फिर सेकेंडरी, आपका ये फिर से दूसरा वाला वेव फ्रंट कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेव फ्रंट क्या है, आगे मिलता चला जाता है, ठीक है। तो ये जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है बाय टेकिंग टेंजेंट्स ऑन वेवलेट्स, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स भी कह सकते हैं, जो कि डेफिनेटली ये मेरा प्राइमरी सोर्स है, तो बाकी सारा मेरा क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही बात है, इफ़ वी कंसिडर ए पॉइंट सोर्स, देखिए कर लिया कंसिडर, द नेचर ऑफ वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल, तो इस तरह का स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता जाता है। इट विल इमिट इन न्यू वेव फ्रंट, तो एक जो वेव फ्रंट है वो फिर दूसरा वेव फ्रंट बनाता है। द हाइजेंस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट
इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, अब हर पॉइंट जो क्या है एक नया सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स है। देखिए इसको सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे, दीज आर द वेवलेट्स। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका वेवलेट्स है। ठीक है, ये सारा क्या है, वेवलेट है। ठीक है, अच्छा, इट स्प्रेड्स आउट इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, एज पर हाइजेंस प्रिंसिपल एज द वेव फ्रंट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, चूंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है इस तरीके से। ठीक है, ऑल द पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट आर गोइंग टू बिकम ए सेकेंडरी सोर्स। तो हर वेव फ्रंट पर बहुत सारा पॉइंट क्या होता जाएगा आपका, सब सेकेंडरी सोर्स में बदलता जाएगा। और इस तरीके से इसका नया वेवलेट होगा, फिर नया टेंजेंट और उस पर नया वेव फ्रंट। ठीक है, तो ऑल दी सेकेंडरी सोर्सेज, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ऑल दी सेकेंडरी सोर्सेज इमिट वेवलेट्स, तो ये वेवलेट बनाता है। एंड टेंजेंट्स ड्रॉन टू ऑल दी वेवलेट्स इज द न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट। तो ये क्या होता है, ये न्यू पोजीशन होता है आपका वेव फ्रंट का। ठीक है, मतलब जो नया हमको वेवलेट मिला, जब हम इस वेवलेट पे एक टेंजेंट डालते हैं ऊपर से इस तरीके से, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, हमको एक नया मिलता है वेव फ्रंट। तो पहले वाला भी वेव फ्रंट था, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये नया वाला भी आपका क्या बना, वेव फ्रंट बना। इस तरह का सारा आपका वेव फ्रंट बनता चला जाता है। ठीक है, तो जो लाइट स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है वेव के फॉर्म में, वो हाइजेंस ने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, 1 मार्क का है, लेकिन लिखिएगा, फोटो भी बना दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट में अच्छा रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो फिर से आपको कोई 5 ही क्वेश्चन करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बोलता है आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ लॉजिक गेट। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, 1 नंबर का है, देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका नैंड गेट है। ठीक है, अब कैसे नैंड गेट है, तो आप देखिए यहाँ पे 2 गेट आपको मिला हुआ है, ये है जो है एंड गेट है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये जो है आपका, ये है आपका नॉट गेट। तो एंड और नॉट को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, नैंड गेट बनता है, ये आप जानते हैं। ठीक है ना, अच्छा, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको ट्रूथ टेबल लिखना है नैंड गेट का और गेट का। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल कैसे लिखते हैं, तो ये तो आपको पता है। ठीक है, बहुत सिंपल लिख पाएंगे ट्रूथ टेबल हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक ऐसे बना लेंगे कॉलम, ठीक है, ए बी, ठीक है, और सी का इस तरीके से कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके का लिख दीजिएगा, ओके, और नीचे में दे दीजिएगा आउटपुट। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, पहले ए लेंगे फिर बी लेंगे। पहले मैं बना रहा हूँ नैंड गेट का। ठीक है, तो नैंड का बनाएंगे, तो नैंड में ध्यान ये देना है, नैंड गेट में ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट, ट्रूथ, ठीक है, टेबल फॉर नैंड गेट। तो ए बी लेंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग जो सी लेंगे, तो सी में हमको ये देखना है कि सी मेरा क्या है, एंड प्लस नॉट है। ठीक है, तो एंड का मतलब क्या होता है, तो एंड का मतलब हो गया कि हमको ए इंटू बी करना है। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है, इंटू, है ना, ओके। नॉट का मतलब याद रखिएगा, ये सब आप जानते होंगे। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है प्लस, और जो नॉट है उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी उल्टा। ठीक है, तो देखिए, तो C जो है A इंटू बी कर दिए तो एंड हो गया। अब नॉट करना है तो उस पर आप लगा दीजिएगा एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नैंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग लेते हैं, कैसे लेते हैं, शुरू में लेते हैं हम लोग 0 0, बाइनरी सिस्टम होता है, 1 0 0 1 और फाइनली 1 1। ठीक है, अब देखिए जो मेरा A इंटू बी होगा तो 0 इंटू 0 0 होगा, बट उस पर बार लगा हुआ है तो उसका उल्टा लेंगे, यानी 1। फिर 1 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1, 0 इंटू 1 0, अगेन उसका उल्टा 1, 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये आपका नैंड गेट का हो गया। इसी तरीके से आप और गेट का निकालिएगा, ट्रूथ टेबल फॉर और गेट। ठीक है, तो और गेट में फिर हम लोग इसी तरीके से बना लेंगे कॉलम 1 2, ठीक है, 3, इस तरीके से कॉलम कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से आपका ए होगा, बी होगा, और का मतलब क्या होता है, तो और का मतलब होता है मेरा ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, तो इसमें आप देखिएगा क्या होगा, पहले 0 0, फिर 1 0, फिर 0 1, फिर 1 1। तो अब देखिए 0 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 0 को ऐड करेंगे तो 1, 0 1 को ऐड करेंगे तो 1। ठीक है, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 और 1 को देखिए ऐड करने से 2 नहीं, आपको 1 ही लिखना है, ये बाइनरी सिस्टम है। ठीक है, आपको 1 से ग्रेटर नहीं लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से जो है बना सकते हैं गेट, ठीक है, का टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का 3 प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको भी यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उसमें हमको 3 प्रॉपर्टीज ऑफ बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो देखिए होता क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारा, तो देखिए यहाँ पे उसका पूरा अच्छे से फिगर दिखाया गया है, ठीक है। ये लेमडा जो आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ये आपका वेवलेंथ दिखा रहा है, ठीक है। तो असल में पहले आप देखिए कि ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, यानी जो फ्लो है आप देखेंगे कि देखिए इस तरह से ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू वाला एरो है सो, ठीक है, ये इस तरीके से ये फ्लो कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्स इन नेचर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ना परपेंडिकुलर प्लेन में फ्लो करता है एक दूसरे का। जैसे मान लीजिए ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो कर रहा है तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है, देखिए ये देख रहे हैं ना, ये वाला देख पा रहे हैं बहुत अच्छा से, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो का है, तो ये दोनों ट्रांसवर्स नेचर है बट एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है। और तीसरा ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो जिस डायरेक्शन में ये खुद प्रोपेगेट करता है, जिस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता है वो भी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप जो है इसका ये कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको देखिए यहाँ पे समझाता हूँ इसको, ठीक है। इसका जो प्रॉपर्टीज़ है इस प्रॉपर्टीज़ को आप देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए तो जो मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा मैं इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, तो देखिए नंबर 1 ये है कि जो हमारा, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, ठीक है। दूसरा ये कि दे प्रोपागेट बाय वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से ये वेरी करते हुए प्रोपागेट करता है और इस तरीके से करता है कि जो दोनों फील्ड है ये आपस में परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर रहता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन में भी, ठीक है। अच्छा तीसरा ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रेवल करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन वैक्यूम, और ये जो वेलोसिटी है ये जस्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट और जो है बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, तो इसको आप इसी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख रहे हैं कि हमको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वर्क फंक्शन आपको जो है सीजियम मेटल का दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इतना है। अच्छा उसके बाद व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है लाइट का, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, ठीक है, फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर्स, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है इमिटेड इलेक्ट्रॉन का। देखिए बहुत सिंपल है, हम लोग जो है यहाँ पे ये लगाएंगे, ठीक है, जो हम लोग इक्वेशन जानते हैं आइंस्टीन का वो लगाएंगे। तो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं सिंस क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv², ठीक है। यहाँ पे ये भी हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा हमको दिया हुआ है, ये वर्क फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है ये कहलाता है मेरा वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये जो वर्क फंक्शन ये आपको गिवन है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये कर लेंगे कि एच न्यू इज इक्वल टू लिखेंगे 2.14, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आपको निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखे ना। तो हमको बस इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। और न्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है, 6 इंटू 10⁻14 है, ठीक है, हर्ट्ज में, इक्वल टू 2.14 प्लस काइनेटिक एनर्जी आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब आप इस पूरे को जो है सोल्व करेंगे, तो सोल्व करिएगा, ठीक है। तो कितना वैल्यू आ जाएगा देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अच्छा अब यहाँ पे ये हमको देखना है कि ये तो हम लोगों का हर्ट्ज में है ना, इलेक्ट्रोवोल्ट में है, ठीक है। और इधर आपका इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोवोल्ट में है। अच्छा और ये जो हम लोग हर्ट्ज में निकाल रहे हैं तो ये हमको जूल में देगा। ये जो वैल्यू है किस में देगा, ये आपको दे रहा है जूल में, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी है तो जूल में दे रहा है।
तो इसको पहले हम जो है इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको इसको इलेक्ट्रॉन्स के वैल्यू से के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए कितना इसका वैल्यू आता है, ठीक है। हम लोग ये देख लेते हैं। पहले इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 37, ठीक है, 3 आपका ये 39.78, ठीक है, ये आ जा रहा है इंटू 10 टू द पावर -34 और 14, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा -20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ये चार्ज से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका इलेक्ट्रोवोल्ट में बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर भी आपको क्या है इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया हुआ है वैल्यू 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट है, ठीक है ना। तो अब सही हो गया दोनों तरफ यूनिट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर है। तो आपको पता है जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में बदलने के लिए इससे डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज से, और इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में करने के लिए फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपको पता है पहले से। चलिए तो आप डिवाइड करेंगे 39 पॉइंट इनका, तो कितना आपको लगभग आएगा 24.847 इस तरह का आएगा, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -20 है और -19, तो हम लोगों को जब ऊपर में ले जाएंगे तो पावर -1 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू इधर 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आप 10 टू द पावर -1 को नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.48 लिख देते हैं, ठीक है ना। ये इधर भी इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया, इधर भी आपका 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट है प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू है वो आ जाता है सिंपली 2.48 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। आप सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करने से कितना आ जाएगा, 8 में 4 गया तो 4 3, तो 0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, देखिए फाइंड आउट करना इस तरीके से, बस आपको जस्ट क्या कर देना है, फाइंड कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है मेरा। देखिए क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में आपको बोलता है कि भाई आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए कितना होगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो काफ़ी इजी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग लिख देते हैं E इंटू वी नॉट। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि आपको पता है चार्ज इंटू वोल्ट, ठीक है, आपका वर्क के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, कौन, आपका वी नॉट, ठीक है ना। तो देखिए, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे बी नंबर को बनाएंगे तो हम लोग ये लिखेंगे कि सिंस जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, वो क्या होता है, वो E इंटू वी नॉट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना है 0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये हम लोगों का आया था, तो इक्वल टू इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगा, ई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वी नॉट का वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगा 0.34 वोल्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी, आपको फिर बोलता है कि मैक्सिमम स्पीड निकालिए ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेट हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि वी मैक्सिमम जो है, ठीक है, इस क्या है, वो आपका मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी मेरा मैक्सिमम मिला था उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 1/2 हाफ वी मैक्सिमम का स्क्वायर, यानी हाफ MV स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आया है, तो वैल्यू आया है 0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए भी आपको मिलेगा मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोवोल्ट को आप जूल में चेंज कर दीजिए, यानी आप लिख दीजिए ऐसे MV स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.68, ठीक है, और 1.6 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भी निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट लगा देंगे 0.68 1.6 10 टू द पावर -19 और मास से डिवाइड करेंगे। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक है, 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। तो इसको पूरे को सोल्व कीजिएगा आप, जो भी आएगा वही मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बस सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में नहीं सोल्व कर पाइएगा तो कुछ स्क्वायर रूट में ला करके रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। आपको बोलता है कि जीनर डायोड क्या होता है, इसका वर्किंग को जो है एक्सप्लेन कीजिए एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा जीनर डायोड। आइए हम लोग देखते हैं जीनर डायोड होता क्या है, ठीक है, ओके। चलिए इसको भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए जीनर डायोड को हम लोग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में अभी देखेंगे, ठीक है, बहुत जो है काफ़ी हेल्पफुल भी है ये।
तो क्या है, देखिए जीनर डायोड इज ए सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विथ पीएन जंक्शन, ठीक है, पीएन जंक्शन होता है इसमें, दैट इज स्पेशली डिजाइन टू वर्क इन द रिवर्स बेस कंडीशन, ठीक है। ये देखिए ये आपका रिवर्स बेस में ज़्यादा काम करता है, ठीक है। व्हेन फॉरवर्ड बेस्ड इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल सिग्नल डायोड, ठीक है। अगर आप इसको जो है फॉरवर्ड बेस में लगाते हैं तब ये सिर्फ एक सिंगल डायोड के जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको रिवर्स वोल्टेज के लिए इस पर अप्लाई करते हैं तो इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, वो आपका कांस्टेंट रहता है फॉर ए वाइड रेंज ऑफ करंट, यानी करंट कितना भी आपका चेंज करेगा ना, वोल्टेज आपको ये कांस्टेंट रखने का कोशिश करेगा, ठीक है। ड्यू टू दिस फीचर इट इज़ यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, तो इसी को हम लोग इसलिए आप देखे होंगे डीसी करंट में इसको वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ना, वोल्टेज को फिक्स रखने के लिए। The primary objective of Zener diode as a voltage regulator is to maintain a constant voltage, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, मान लीजिए कि जीनर वोल्टेज आपका 5 जो है वोल्ट यूज होता है, तो वोल्टेज आपका क्या है 5 वोल्ट ही रहेगा, ये आपका फिर बदलेगा नहीं, ठीक है। तो एक तरह का कह लीजिए कि एक सेफ्टी डिवाइस है, जिससे हम देखते हैं ना कि आप जैसे लैपटॉप है, ठीक है, या आपका फ्रिज है, तो इस सबको क्या होता है, इस सबको आपको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है। मान लीजिए इसको हमेशा जो है 19 वोल्ट चाहिए, या इसको मान लीजिए आपको हमेशा 200 वोल्ट चाहिए, तो इस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए चाहे मेरा करंट फ्लक्चुएट करे, हम लोग क्या करते हैं, जीनर डायोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होता है, देखिए इट्स सिंबल, इसका जो सिंबल होता है जिससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, तो इस तरह का इसका सिंबल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका इस टाइप से ये लगा रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग इसको इस टाइप से यहाँ पे से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक डायोड रहेगा आपका पीएन जंक्शन, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसको आप कलर कर दीजिएगा, तो ये हमारा पीएन जंक्शन हो गया, और ये रिवर्स बायस को दिखला रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए ना, सपोज कीजिए कि कहीं पे क्या है कि कोई सर्किट में ये जैसे आप इसको इस तरीके से इसको लगा कर रखे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा कोई लोड है, कोई भी लोड है, कि बल्ब है, ये पंखा है, या फ्रिज है, कोई भी लोड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लगा दिए, यहाँ पे जीनर डायोड लगा दिए इस तरीके से, ठीक है, ये मेरा लग गया जीनर डायोड, ठीक है। तो अब देखिए जीनर डायोड लगाने का क्या फ़ायदा होता है कि मान लीजिए जैसे अगर तो आपका इनपुट, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इनपुट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरा जो इनपुट है अगर वो 10 वोल्ट है, ठीक है, अगर आप 10 वोल्ट इनपुट देते हैं तो ये क्या करेगा कि ठीक है, अगर ये फॉरवर्ड बेस में है तो आपको ये 10 वोल्ट ही यहाँ पे देता रहेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इसको रिवर्स बेस में लगाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमको 10 ही वोल्ट चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे 12 वोल्ट देते हैं तो 12 वोल्ट देने से क्या होगा, ये आपका 2 वोल्ट जो है यहाँ से लीक करके अलग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 15 वोल्ट जो है इनपुट मिल जाता है, तब उस केस में क्या होगा, तब ये 5 वोल्ट यहाँ से आपका लीक करके निकल जाएगा और ये 10 ही वोल्ट पे मेंटेन रहेगा। या मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका 20 वोल्ट आ जाता है इनपुट में, तब भी यहाँ पे क्या होगा, उस केस में जो है 10 जो है आपका वो लीक करके निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 10 ही वोल्ट मेंटेन होकर रहेगा। तो ये जीनर डायोड का काफ़ी अच्छा कह लीजिए कि एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे, क्लियर है। चलिए, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, इसको इस तरीके से बना करके लिखिएगा, ठीक है ना। डायग्राम भी बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से बताए हैं 2-3 डायग्राम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसका कंडीशन लिखना है, और जो है एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल एंगल 1 मार्क्स का है, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आप इसको जानते हैं तो आई होप आप जानते ही होंगे कि देखिए, जब भी आपका जो डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर से अगर रेरर मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करता है तो आपको पता है कि क्या होता है, तो वो नॉर्मल से जो है फार अवे जाएगा, यानी थोड़ा दूर जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बड़ा करते जाएंगे तो क्या होगा, एक एंगल आपको मिलता है क्रिटिकल एंगल, जब उससे बड़ा हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो ये लाइट इसी में रिटर्न्स बैक कर जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऐसे लिखिएगा, ठीक है, द फेनोमेनन, ठीक है, दैट व्हेन ए लाइट, ठीक है, रिटर्न्स बैक टू इट्स मीडियम, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन,
ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद मतलब कि वो क्या हो रहा है, वो जो लाइट है वो रिटर्न्स बैक कर जा रहा है अपने ही मीडियम में, ठीक है। द फिनोमिनन दैट व्हेन ए लाइट रिटर्न्स बैक टू इट्स मीडियम, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसलिए कि अब जब रिफ्रैक्ट करके अपने ही मीडियम में आ जाएगा तो वो क्या होगा, तो वो जो है रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन हो गया। कोई और भी डिफिनेशन आपको याद है तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 1 नंबर का है, कुछ भी लिखिएगा, ठीक है, शॉर्ट में। राइट ए कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस। तो क्या कंडीशन होता है, तो कंडीशन होता है यहाँ पे आप लिखिएगा, ठीक है। कंडीशन इज दैट व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए, वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, ठीक है। दैट इज करके लिख दीजिएगा क्या, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब नंबर 3 आपसे पूछता है कि क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन हम लोग जो है इस तरीके से निकाल लेंगे, स्नेल्स लॉ को यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स का लॉ क्या है, ठीक है, स्नेल्स का लॉ आपको भी याद होगा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, स्नेल्स लॉ को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरा लाइट, चूँकि इसमें क्या होता है, डेंसर से रेरर में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो हम लोग डेंसर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे म्यू डी, ठीक है। और जो रेरर का उसको हम लोग बोलेंगे म्यू आर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा आई है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, वो मेरा आर है, जो कि डेफिनेटली जो है जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग अभी आर ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्या होगा, तो हमारा ये होगा साइन आई बाई साइन आर, जो स्नेल्स का लॉ है, ठीक है, बाई स्नेल्स लॉ, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो सेकंड मीडियम क्या है मेरा, यहाँ पे म्यू आर है, क्योंकि लाइट जिसमें जाता है वो सेकंड मीडियम है और जिससे आता है वो फर्स्ट मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम मेरा डेंसर है, तो म्यू डी, ठीक है। तो साइन आई बाई साइन आर यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ठीक है, बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे फर्स्ट मीडियम मेरा जो है डेंसर है और सेकंड मीडियम मेरा रेरर है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, साइन आई मेरा क्या हो गया, आई मेरा हो जाता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो उस केस में जो आर है वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है, आपको पता है क्रिटिकल एंगल पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब मेरा आई क्या हो जाता है, आईसी यानी क्रिटिकल एंगल हो जाता है, तो आर क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इसलिए हम लोग आईसी से जितना जैसे ही बड़ा करते हैं तो लाइट अपने ही मीडियम में वापस लौट जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो इधर हो जाएगा आपका म्यू आर, इधर हो जाएगा हमारा म्यू डी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए साइन 90 आपका 1 हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा मेरा साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू 1 बाई म्यू मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कब लिखूंगा इसको, जब मेरा जो रेरर है, रेरर मीडियम मेरा क्या होगा, एयर होगा। अगर एयर होगा तो म्यू आर क्या होता है, एयर के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम म्यू डी यानी जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम क्या ले लेते हैं, म्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको म्यू ले लेंगे और एयर के लिए ऊपर में 1, तो ये 1 बाई म्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आप इसको म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू को लिख सकते हैं आप 1 बाई साइन आई सी, 1 बाई साइन को आप फिर से क्या लिख सकते हैं, कॉसिक लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसिक आई सी इज इक्वल टू म्यू। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन व्हाट वी नीड, ठीक है। तो ये था आपका क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर है। चलिए देखिए, इसके बाद जो ग्रुप बी का लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको फिर से एक न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल तो जस्ट हमारा वाव होता है, यानी हमको काफ़ी न्यूमेरिकल से आराम मिलता है, लिखना कम पड़ता है। क्या है कि देखिए, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि इस तरह का कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इस तरह का कोई कॉन्वेक्स लेंस है, दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आपको दे रखा है, कितना है, 1.5 है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो बाहर में डेफिनेटली 1 होगा, एयर होगा। अच्छा, फिर आप देखिए कि सेम रेडियस ऑफ कार्वेचर है, यानी अगर इसका आर है तो इसका भी आपका आर है, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका फेस उधर होता है, इसका प्लस आर होगा, तो इसका क्या होगा, माइनस आर होगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ आपको निकालना है, यानी एफ हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाई एफ इज इक्वल टू होता है, ठीक है, म्यू 2 1 -1, ठीक है, इंटू 1 बाई
R1 माइनस 1/R2 ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो हम लोग जो R1 देख रहे हैं, तो R1 मेरा ये है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा R2 है, दोनों R ही है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे 1/f इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, μ2/μ1 माइनस 1, ठीक है, 1/R1, सो इट इज़ 1 प्लस R एंड इट इज़ माइनस R, सो इट इज़ अगेन प्लस 1/R, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू μ2 मेरा 1.5 है, नीचे में 1 आएगा माइनस 1, ठीक है, ये हो गया आपका 2/R, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका 0.5 आ रहा है इंटू 2, और R का जो वैल्यू है, अच्छा R निकालना है ना, तो R अगर निकालना है तो हमको फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो चलिए इसको 1/20 कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा R क्या आ जाएगा, तो R हमारा आ जाएगा ये 2.2 को 0.5 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 20 एंड इट इज़ जस्ट 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो F जो है इस केस में क्या आ जा रहा है, मेरा 20 सेंटीमीटर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी होता है, R आपका 20 सेंटीमीटर आ गया तो बहुत हेल्पफुल होता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन C को करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सेक्शन C में जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है, वो है कि आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है उसको लिखना है और इस एक्सप्रेशन को आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दिख रहा है कि μ2/-u है, सॉरी μ1/-u है, प्लस μ2/b है इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r है, ठीक है। तो इसको हम लोग लेंस मेकर जो है फार्मूला भी बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये हमको ऑप्टिक्स का फार्मूला प्रूफ करना है, ठीक है। और ये आपको गिवन है कि μ2 जो है वो क्या है, μ1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो पहले आइए हम लोग ये देखते हैं कि जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है वो क्या होता है, ठीक है। आइए इसको हम पहले देखते हैं यहाँ पे। देखिए तो जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है वो यही है, इसको हम लोग 3 पॉइंट में यहाँ पे नंबर किए हैं। पहला है ऑल डिस्टेंसेस आर मेड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और पोल, ठीक है। देखिए ये है कि अगर आप कोई भी, जैसे मान लीजिए ये मेरा अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और आपका जो लाइट है, सपोज कीजिए ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है O, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे मेरा गया इस तरह से, ठीक है, और जो मेरा इमेज बन रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, सपोज करते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे बन रहा है, दिस इज आवर इमेज आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे कौन क्या है, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइन है मेरा, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, यू नो इट, ओके। अच्छा यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है, दिस इज पोल। और अगर ये लेंस होगा तो लेंस का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, ओके। अच्छा दूसरा ये है कि ये हमारा जो है ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो देखिए ये सब जो एंगल लिया जाता है ना, ये समझाने के लिए लिया जाता है, वरना ये सब एंगल क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, आपको पता है। तो जो इंसिडेंट रे है, कह सकते हैं कि उसका डायरेक्शन आपका ऐसा है, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, इट इज आवर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, ठीक है, रे। और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन आपका ये, लेकिन हमको रिफ्रैक्टेड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए पहला ये बोलता है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और पोल। जो भी डिस्टेंस है ना, हम लोग यहाँ से चल के मापना शुरू करेंगे, यहाँ से, मतलब अगर हमको OP निकालना है तो OP का मतलब ये होगा कि हम P से O की तरफ चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, P से O की तरफ स्टार्ट करेंगे यहाँ से और चलेंगे इधर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, P से स्टार्ट करेंगे, उधर चलेंगे। तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये आपका इंसिडेंट के उल्टा है, एंटी पैरेलल है। तो दूसरा आपका बोलता है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ठीक है, आर पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे के पैरेलल में लेंगे, यानी देखिए ये आपका डायरेक्शन है, तो अगर इसी डायरेक्शन में आप लेंगे तो पॉजिटिव। बट अभी हम लोग अगर OP का बात करें तो OP जो हम ले रहे हैं तो एक्चुअली ये है क्या, ये आपका PO है, ठीक है ना। वेक्टर वाइज देखा जाए तो डायरेक्शन P से O तक, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे, माइनस में, ठीक है, चूंकि ये इंसिडेंट के अपोजिट है। जबकि अगर हम लोग PI देखें, यानी इमेज का देखें जो है लेंथ, तो हमको फिर कहाँ से चलना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर चलेंगे P से I की तरफ, ठीक है ना। इधर आप मूव करेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये आप इंसिडेंट के पैरेलल में जा रहे हैं, तो PI यहाँ पे मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए बोलता है कि जो भी डिस्टेंस आप
इंसिडेंट रे के पैरेलल में लेंगे उसको आप पॉजिटिव लेंगे, जबकि जो एंटी पैरेलल लेंगे यानी उसका उल्टा लेंगे उसको आप निगेटिव लेंगे, ठीक है। तीसरा ये बोलता है हाइट्स मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इसके ऊपर जो हाइट लीजिएगा ये वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, जबकि इसके जो नीचे हाइट लिया जाएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। सो सिंपल, ठीक है, पहले से भी आई होप आप जानते होंगे इसको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमको ये फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ पे जो है ना μ2 ग्रेटर है μ1 से, यानी जो मेरा सेकंड मीडियम है वो क्या है, वो मेरा डेफिनेटली क्या हो गया, डेंसर हो गया, और जो μ1 है वो मेरा क्या हो गया, रेरर हो गया, ठीक है ना, ओके, जैसा गिवन है। तो अगर हम लोग ऐसा कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये तो डेफिनेटली होगा क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ लेंगे और इंसिडेंट रे अगर ऐसा होगा, ठीक है, और सपोज करते हैं कि इस पर जो नॉर्मल है वो इस तरह का है, तो क्या होता है जब रेरर से डेंसर में जाएंगे तो मेरा लाइट बेंड करेगा टुवर्ड दी नॉर्मल, तो हमको इस तरफ ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, और जो इमेज मिलेगा मेरे को वो समवेयर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज आवर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इट इज़ आवर डेंसर मीडियम, ठीक है, ये मेरा डेंसर है, यहाँ पे हम लोग μ2 लेंगे और ये मेरा μ1 है। तो इसका जो फिगर बनेगा पूरा एग्जैक्टली फिगर और जो प्रूफ है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा आपको एक अच्छी पिक्चर के साथ में समझाता हूँ। आइए देखिए, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मैंने पूरा क्लियर पिक्चर ले लिया है, ठीक है, ये क्लियर पिक्चर है हम लोगों का। कुछ सफिशियंट आपको अगर थ्योरी लिखना है तो थ्योरी देखिए ऐसे लिख लीजिएगा कि P मेरा पोल है, C जो है सेंटर ऑफ कार्वेचर है, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, μ1 μ2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ रेरर एंड डेंसर मीडिया रिस्पेक्टिवली, लेट O बी दी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मेरा जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग लिए हैं एंड इंसिडेंट रे OA। तो देखिए अब ये इतना डिटेल लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो एग्ज़ाम में ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ये सब आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर तक था वहाँ तक आप कम से कम जो है कुछ थ्योरी लिख दीजिए, ठीक है, ओके। बाकी ये आपका फिर नीचे वाला ये सब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ये सब आप चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आप चाहें तो थ्योरी में मत लिखिएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सब आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये बनेगा कैसे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डेफिनेटली O मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है और OA, ठीक है, ए देख रहे हैं, OA मेरा क्या है, इंसिडेंट रे है, फिर ये रिफ्रैक्ट करके यहाँ पे अपना इमेज बना रहा है, सो AI इज आवर रिफ्रैक्टिंग रे, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कार्वेचर C है, सो डेफिनेटली दिस इज आवर रेडियस ऑफ कार्वेचर, टेकिंग U एज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड V एज ए इमेज डिस्टेंस, ओके। अब देखिए यहाँ पे होगा तो यही कि हम लोग जान रहे हैं कि मेरा जो रे है वो रेरर टू डेंसर ट्रेवल कर रहा है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल जो है जो C से पास करता है इसकी तरफ बेंड कर जाएगा, ठीक है ना। तो इमेज का पोजीशन मेरा I होगा, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि यहाँ पे क्या है, हियर आप ये सब मेंशन कर सकते हैं कि जो O है वो क्या है, O आपका ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर जो हमारा कैपिटल I है, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, ये क्या है, ये आपका पोजीशन ऑफ इमेज है, ठीक है। ये सब हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। देयरफॉर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो PO यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, जैसा भी हम आपको बताए, तो हमको चूंकि P से O उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग इंसिडेंट के चूंकि क्या होगा, एंटी पैरेलल चलेंगे, तो ये हम लोग U को लेंगे माइनस में, माइनस U, ठीक है। जबकि PI यानी जो इमेज डिस्टेंस हम लोग लेंगे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये चूंकि हम लोग किस में जाएंगे, हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, उसके पैरेलल में जाएंगे P से I की तरफ, तो ये हम लोग लेंगे प्लस B, ठीक है। लाइक दैट अगर मैं PC लूँ तो P से C की तरफ जाऊँगा तो ये डायरेक्शन मेरा बनेगा, यानी अलोंग दी इंसिडेंट रे, सो इट इज़ प्लस R, ठीक है। तो ये कुछ डिस्टेंस है जो हम लोगों को भी ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो हमको करना है, तो पहले A से एक परपेंडिकुलर देखिए AM फॉल किया गया है, ठीक है। सो आप यहाँ पे फिगर में ही दिखा सकते हैं कि AM इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स OI, ठीक है। OI हम लोगों का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो AM जो है परपेंडिकुलर है, तो जो अब ट्रायंगल बनता है उसमें हम लोग एंगल सपोज करते हैं, लेट इट इज अल्फा, ठीक है। ये अल्फा सपोज कर लिया, इट इज डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल मेड बिटवीन
नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अच्छा, तो अब जो हमको सपोज करना है, तो इस एंगल को हमने सपोज कर लिया है बीटा और इस एंगल को हमने सपोज कर लिया है गामा, ठीक है ना। ओके, जो यहाँ पे अननेसेसरी है उसको मैं हटा देता हूँ, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए, तो सारा चीज़ हो गया। तो अब यहाँ पे जो ट्रायंगल है, तो हम लोगों को बस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाना है, थोड़ा मैथमेटिकल वे में काम करना है और कहानी आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए आइए करते हैं इसको, बहुत जल्दी करने वाले हैं, ठीक है, कोई टाइम नहीं लगेगा आपको एग्जाम में। देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग पहले ट्रायंगल अगर ले लेते हैं, कौन सा, देखिए ट्रायंगल आप लीजिएगा, ठीक है, ओ ए सी ट्रायंगल देख लीजिए, दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज सी, ठीक है, ओ ए सी। ओ ए सी में अगर देखा जाए तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई इस क्या है, ये आपका एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। एंड वी नो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। ऐसे आपको बस करना, कुछ नहीं, बहुत इजीली आपका बनने वाला है, देखिए अभी, ठीक है। चलिए हो गया। अब आइए, ठीक है, इसमें हम लोगों ने ऐसे कर लिया, हाँ, इन ट्रायंगल ओ ए सी। नाउ अब हमको एक और ट्रायंगल चाहिए जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलता हो। तो देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका यहाँ पे है आर, ठीक है। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो हम लोग इस बार ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए सी आई, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ए सी आई, ठीक है। दिस इज द ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल एंगल है वो है गामा, ठीक है। सो गामा इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल, दैट मीन्स आर प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मिल गया। नाउ अब सिंपली हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ देखिए क्या हम लोगों को बोलता है, ये इसका कहना है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डेफिनेटली आई डिवाइडेड बाई साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो ये अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, फॉर ए स्मॉल एंगल, है ना, अगर हम लोग स्मॉल एंगल की बात करें तो स्मॉल एंगल में क्या होता है, साइन आई इज सिंपली आई एंड साइन आर इज सिंपली आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप क्रॉस कर दें तो यहाँ से क्या आ जाता है, आई इंटू म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, ठीक है। अब आई और आर का वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, आई इज अल्फा प्लस गामा, सो इट इज म्यू वन अल्फा प्लस गामा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे और स्पेस कर लेता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल का फिगर भी हम लोगों को जरूरी होगा, चलिए ठीक है कर लेते हैं, इज इक्वल टू म्यू टू आर, आर क्या है, आर है हमारा यहाँ पे देखिए गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, सो सिंपल एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद करिए म्यू वन अल्फा। अब फॉर स्मॉल एंगल हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, इजिली tan अल्फा लिख सकते हैं और गामा को लिख सकते हैं tan गामा, ठीक है। कैलकुलस अगर आप पढ़े हैं तो ये जानते हैं कि स्मॉल एंगल में साइन अल्फा अल्फा होता है और tan अल्फा भी अल्फा ही होता है, लाइक दैट, ठीक है। तो गामा को हम लोग tan गामा लिखेंगे और माइनस बीटा को tan बीटा। चलिए अब इनका वैल्यू पुटअप करना है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है। कैसे पुटअप करेंगे, देखिए म्यू वन tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल देखिए जहाँ पे अल्फा बन रहा है, तो tan अल्फा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, सो इट इज am बाई ओ एम, इट इज सिंपली am बाई ओ एम प्लस tan गामा। नाउ दिस इज गामा इन ट्रायंगल AMC, सो tan गामा इज am बाई MC, ओके, इक्वल टू म्यू टू। नाउ tan गामा इज अगेन am बाई MC minus tan beta, beta is this, so forming a right angle triangle AIM, and so tan beta is AM by MI, okay. Now taking AM common from both sides, then definitely they are cancelled by each other, so we have just mu 1 is equal to 1 by OM plus MC, okay, is equal to mu 2 1 by MC minus 1 by MI, क्लियर। हम लोगों ने क्या किया है, दोनों तरफ से AM को कॉमन ले लिया है और AM आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। सब में AM है दिख रहा है आपको, तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब देखिए चूंकि हमारा जो M है, आप अगर फिगर में देखेंगे तो M इज वेरी नियर बाई पोल, सो
द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एम इज नथिंग बट जस्ट इक्वल टू डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल. सो फॉर ए वेरी नियर डिफरेंस वी कैन राइट हियर. देखिए यहाँ पे थोड़ा फिगर हमारा कट रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो फिगर हम लोग देख लेंगे ना. चलिए तो क्या यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है. दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ पे चलिए कर लेता हूँ. μ1 इज इक्वल टू 1 बाई ओ पी प्लस 1 बाई पी सी इज इक्वल टू μ2 1 बाई पी सी माइनस 1 बाई पी आई. ओके, बिकॉज एम इज वेरी नियरर टू पी. ओके, तो देखिए चूंकि m मेरा p के बहुत करीब है, तो हम लोग क्या किए हैं, जहाँ जहाँ m है ना उसको हम लोग p से रिप्लेस कर दिए हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. तो सारा डिस्टेंस आपको पोल से लेना है, ठीक है. डेफिनेटली सारा डिस्टेंस आपका इक्वल होएगा. चलिए अब जो वैल्यू आपने शुरू में लिखा था ना, बस आपको उसको पुटअप करना है. क्या लिखा था आपने वैल्यू, देखिए ओ पी पी सी और पी आई, ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. ओ पी माइनस यू है, ये प्लस भी है, ये प्लस आर है. बस इसको पुटअप कीजिए, आपका कहानी फिनिश. चलिए आइए देखिए, तो ओ पी दिस इज माइनस यू, इट इज प्लस आर, again it is μ2, so it is plus r minus it is plus v. Clear? Now this one is equal to minus μ1 by u plus μ1 by r is equal to μ2 by r minus μ1 by v. Now arrange minus μ1 by u, this one comes in this side, so it is plus μ1 by v, and therefore this μ2 by r minus μ1 by r. Okay, or we can write it is minus μ1 by u plus this one is actually μ2. Okay, so this is μ2 by v, and taking μ2 common, so taking r common, we can write it is μ2 minus μ1. Okay, this is what we have to need. जो हमको चाहिए था ये हमको मिल गया, ठीक है. यही एक्सप्रेशन प्रूफ करना था. तो देखिए कितना सिंपल है, टाइम भी नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल मैथमेटिकल है और सो सिंपल है. इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है. इसमें आपको फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है. ये 4 मार्क्स के लिए है. फिर ये बोलता है ना कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ इफ होल एपरेटस इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. बोलता है जैसे ये तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं तो एयर में कर रहे हैं, अगर इसको उठा करके किसी मीडियम में, किसी लिक्विड में डाल दिया जाए पूरे एपरेटस को उठा करके जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है. तो आइए पहले हम लोग फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करते हैं, फिर हम लोग ये भी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना. चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. देखिए तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे देखिए मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है. इस तरीके से आपको फिगर बनाना है और इसको अच्छे से समझिएगा. बहुत इजी है, ठीक है, वेरी इजी, और बहुत आपके लिए जो है इंटरेस्टिंग भी है. क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको कुछ आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम पूरा समझाने के लिए लिखे हैं. We use a sodium source of light. We have a single slit S, ठीक है. स्टार्टिंग में S यहाँ से हमारा लाइट निकलेगा, ठीक है. Symmetrically to S there are 2 slits S1 and S2 from S, ठीक है. यहाँ से अगर आप देखा जाए तो 2 हम और स्लिट यानी होल लिए हैं, S1 और S2, ठीक है. ये पूरा बोर्ड से ढका रहता है, 2 जगह होल होगा जहाँ से ये लाइट फिर मेरा निकलेगा, ठीक है ना. ये पूरा जो है d डिस्टेंस पे है, स्मॉल d डिस्टेंस पे, ठीक है. द डिस्टेंस d बिटवीन द 2 स्लिट्स इज नियरली 1 mm. ये 1 mm होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझने के लिए d लिए हैं. ए स्क्रीन इज हेल्ड पैरेलल टू द स्लिट्स एट ए डिस्टेंस नियरली 2 मीटर, ठीक है. और 2 मीटर पे होता है, बट हम लोग यहाँ पे कैपिटल D लिए हैं, और d डिस्टेंस पे इस पूरे स्लिट्स के पैरेलल में एक हम लोग क्या लिए हैं, ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है. क्लियर है. चलिए The above arrangement ensures that light waves coming from S1 and S2 are in same phase. इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है ना कि S1 और S2 से जो भी लाइट निकलेगा वो क्या होगा मेरा, वो सेम फेज में होगा, ठीक है. ओके, S1 और S2 से. अच्छा अब आइए, क्लियर है. सो S1 एंड S2 आर 2 कोहेरेंट सोर्सेज. अब आपको पता है कि जो सोर्सेज सेम जो है वेव में लाइट देते हैं, ठीक है, सेम फेज में, तो उसको हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, ठीक है. आइए, कंसिडर ए पॉइंट P ऑन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम O, ठीक है. एक पॉइंट हम लोग P लिए हैं जो सेंट्रल पॉइंट O से
वाई डिस्टेंस पे है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है और ये शो किया जा रहा है कि जो डी है तो इसका हाफ डिस्टेंस, चूंकि डी है तो हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, तो ये वाला d/2 है, ये भी मेरा d/2 है, ठीक है। When S1 और S2 both the slits are open, जब यहाँ से लाइट निकलने लगेगा, we have a set of alternate bright और डार्क लाइंस। तो आपको पता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से हमको अल्टरनेटिव जो है यहाँ पे सेंटर पे हमको ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरीके से हमको फ्रिंजेस मिलते हैं, ठीक है ना, डार्क लाइंस मिलते हैं, ठीक है, इक्वली थिक एंड इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। और जो इनका जो एक तो जो चौड़ाई होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, और जो बीच का गैप होता है वो भी क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। यही गैप हमको फाइंड आउट करना है दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क का, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है। इन अराइविंग एट पी, कोई भी लाइट है जिसको पी तक पहुंचना है, यहाँ तक अगर हम इस पॉइंट को चूज किए हैं, द वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 हैव टू ट्रेवल डिफरेंट पाथ। तो जाहिर सी बात है कि S1 से निकलने वाला लाइट और S2 से निकलने वाला लाइट दोनों अलग अलग पाथ से वहाँ पे पहुँच सकता है, ठीक है। सो द वेव्स अराइव एट P विथ ए सर्टेन पाथ डिफरेंस। तो डेफिनेटली दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा, वो आप यहाँ भी देख सकते हैं, फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर एक डाल दें तो ये और ये डिस्टेंस मेरा इक्वल होगा, S1 P और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो होगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा पाथ डिफरेंस, ठीक है, यानी कि ये गैप हो गया दोनों की लंबाई में, तो ये हमारा पाथ डिफरेंस कहलाता है डेल्टा एक्स, ठीक है। चलिए, तो हो गया। सो अच्छा, वी अराइव विथ अ सर्टेन पाथ डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस मेरा n लेमडा है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जब फ्रिंज का एक्सप्रेशन किए थे हम लोग, डार्क और ब्राइट फ्रिंज का, तो हम लोग यहाँ पे याद किए थे कि पाथ डिफरेंस अगर n लेमडा होगा तो कंसिक्वेंटली फेज डिफरेंस कितना होगा, 2n पाई होगा। यानी डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर n लेमडा हो, या बोलिए डेल्टा फाई का वैल्यू अगर 2n पाई हो, तो हमको क्या मिलता है, हमको ब्राइट फ्रिंज मिलता है, ठीक है, मोर इंटेंसिटी का, ठीक है। अच्छा, जबकि अगर मेरा जो पाथ डिफरेंस है वो अगर 2n-1 इंटू λ/2 यानी ये होता है अगर डेल्टा एक्स, या कंसिक्वेंटली ये अगर जो है मेरा फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई, तो हमको क्या मिलता है, हमको डिस्ट्रक्टिव यानी जो है लो इंटेंसिटी का हमको डार्क फ्रिंज मिलता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा कि हम लोग क्या करें, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करें, देखें दोनों में पाथ में कितना फर्क है। तो देखिए पाथ में क्या फर्क होगा, तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पे, पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस यानी दोनों के पाथ में क्या फर्क है, तो हम लोग क्या करेंगे, S2P बड़ा है उसमें S1P को घटा देंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए उसको हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए S2P का स्क्वायर और S1P का स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है निकालना, जैसे S2P, तो S2P देखिएगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो S2P का स्क्वायर क्या, यानी इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली दिस इज कैपिटल D का स्क्वायर, एंड इधर आप देखेंगे तो पूरा ये y है और y में d/2 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका y प्लस d/2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा S2P। इसी तरीके से आप जब S1P निकालेंगे तो S1P हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन दिस इज द कैपिटल D का स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, तो दिस इज ये जो डिस्टेंस है ये y में अगर आप d-2 को माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूरा मैथमेटिकली काम किया गया है, ये हो गया हमारा S2P, ठीक है, और ये मेरा हो गया S1P का स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली d² आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको होल स्क्वायर में ओपन कीजिएगा तो y² और d²/4 भी कैंसिल होगा। तो यहाँ से आपको yd, यहाँ से भी आपको yd, और माइनस माइनस प्लस तो आपको 2yd मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसको अगर हम a² - b² को अगर हम इस तरह से खोल दें, कैसे, a - b इंटू a + b, ठीक है, इस फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू अगेन 2yd, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, तो मेरे को असल में ये निकालना था ना, S2P - S1P, ठीक है, यानी ये वैल्यू सिर्फ चाहिए हमको। तो इसके लिए हम 2yd में इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये पूरा सम क्या है, अब देखिएगा ये सम मेरा क्या है, कैपिटल 2D के इक्वल है, ठीक है। तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और जस्ट आपका क्या बच रहा है, ये yd बच रहा है। देखिए यहाँ पे बताया गया S2P और S1P,
ये जो दोनों का सम है, तो दोनों का सम हम डी के इक्वल नहीं है। क्यों? आपको पता है कि जो भी एंगल से यहाँ पे काम किया जाता है वो एंगल क्या होता है आपका नियरली इक्वल टू 0 होता है, बहुत छोटा एंगल होता है। इसलिए हम लोग इन दोनों लेंथ को क्या मान रहे हैं? डी ही मान रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा एंगल पे काम होता है। ठीक है, तो डी प्लस डी ये 2D हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो हम लोगों को सिंपली पाथ डिफरेंस मिल गया। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या है? जो मेरा पाथ डिफरेंस निकला है, ठीक है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, उसका वैल्यू आ गया है वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, अच्छा, अब आइए, अगर हम लोग पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा? तो आप इसको लिखिएगा, इस लाइन को, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। इसके लिए फॉर ये होगा कि जो मेरा पाथ डिफरेंस आया है वाई डी बाई कैपिटल डी, वो क्या होगा? वो सिंपली एन लेमडा के बराबर होगा। ऊपर हम लोग पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे, कि अगर एन लेमडा मिलता है या 2n पाई मिलता है, तो हम लोग को चूंकि पाथ डिफरेंस निकला हुआ है, तो पाथ डिफरेंस अगर एन लेमडा मिलता है तो आपको क्या मिलेगा? ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए हमको सिंपली क्या करना है? जो मेरा पाथ डिफरेंस आया है उसको एन लेमडा के इक्वल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से वाई का वैल्यू अगर हम लोग क्रॉस करें तो सिंपली क्या आ जाता है? एन डी लेमडा बाई स्मॉल डी। दिस इज आवर वाई। ठीक है, ये वाई मिल गया, तो ये मेरा जनरल वैल्यू मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे एन का वैल्यू पुटअप करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो एन का वैल्यू जैसे हम लोग ले लेंगे, क्या? एन ले लिया मैंने 0, ठीक है, N1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, इस तरीके से ले लिया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से मिलता जाएगा। ठीक है, एन को अगर हम 0 रखेंगे तो हमको वाई नॉट डेफिनेटली एन 0 रखने से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा जो होता है क्या होता है? ये मेरा होता है सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट कहलाता है जी। ठीक है, y1 रखेंगे, एन का वैल्यू 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा डी लेमडा बाई डी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट यानी ये पहला ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, इसी तरीके से आप एन का वैल्यू फिर जो है 2 रखोगे तो ये मिलेगा, एन का वैल्यू 3 रखोगे तो और मिलेगा। ठीक है, और आपको फिर वाई एन जो है ये मिल जाता है। ये तो हो गया मेरा ब्राइट का। अगर हम लोग डार्क के लिए काम करेंगे तो डार्क के लिए क्या होगा? डार्क के लिए मेरा जो पाथ डिफरेंस आया है, ठीक है, वाई डी बाई डी, वो इसके इक्वल होगा 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। यहाँ से वाई का वैल्यू ये आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो 1 2 3 रखेंगे। ठीक है, 0 नहीं रखेंगे। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि जो सेंट्रल है, सेंट्रल में सिर्फ एक ही ना हो सकता है, 2 तो होगा नहीं। तो सेंट्रल जो होता है वो ब्राइट होता है, डार्क नहीं होता। यही वजह है कि इसका तो मान हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका मान जो ब्राइट है, जो डार्क है, उसका मान 0 से नहीं 1 2 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप अगर 1 रखेंगे वैल्यू तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, लाइक दैट। एन अगर रखते हैं तो आपको इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया है। अब आपको जो एक्सप्रेशन निकालना था, तो होता क्या है? जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या है? वो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, कोई भी 2 ब्राइट फ्रिंज ले लीजिए। ठीक है, वो इक्वल होगा विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज का, या कोई भी 2 आप डार्क फ्रिंज ले लीजिए, दोनों इक्वल होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। इसको ओमेगा से या तो बीटा से डिनोट किया जाता है। तो बीटा का वैल्यू क्या होगा? 2 कंसेक्यूटिव को आप माइनस कर दीजिए, वाई एन माइनस वाई एन माइनस 1। ठीक है, तो अगर आप ब्राइट वाले में माइनस करेंगे तो ब्राइट वाले में वाई एन का वैल्यू ये था, ये हो जाएगा, डिफरेंस निकालिएगा तो ये आ जाएगा सिंपली। ठीक है, ओके, ये आप सिंपली देख भी सकते हैं। सिंपली आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जैसे देखिए, कुछ नहीं कीजिए, है ना, देयरफॉर आप लिख दीजिए फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ जो हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो कोई भी 2 को घटा दो, 2 ब्राइट को घटा दीजिए, y2 माइनस y1। देख रहे हैं, ये y2 है, ये y1 है, तो घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 2d लेमडा बाई डी में माइनस कर देंगे d लेमडा बाई डी, तो क्या बचेगा? d लेमडा बाई डी बचेगा। ठीक है, तो है ना, फ्रिंज विड्थ आ गया ये ब्राइट के लिए। और डार्क का भी निकालेंगे आपका तो इतना ही आएगा। ठीक है, देख लीजिए आप डार्क का भी निकाल करके। अगर आप डार्क से भी निकालेंगे तो अगर आप घटाएंगे यहाँ पे y1 डैश को y0 डैश में, ठीक है, तब भी आपका देखिए 3d लेमडा में d लेमडा घट जाएगा तो ऊपर में क्या आएगा? 2d लेमडा आएगा, नीचे में 2d है तो 2d कट के फिर से वही चीज़ देखिए आ रहा है। तो फ्रिंज विड्थ क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यही आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। आप डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ निकाल करके इतना लिख दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा बड़ा है तो हाथ चलाना है आपको। अब साइंस पढ़ रहे हैं तो इतना तो नहीं ना मज़ा करेंगे, थोड़ा सा आपको बहुत, देखिए फिजिक्स के मामले में आपको याद रखिएगा, आपको बहुत जो है कॉन्शियस रहना है एग्जाम में। मैथ में आपको भरपूर टाइम मिलेगा, ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपको भरपूर टाइम मिलेगा, लेकिन फिजिक्स में जितना क्वेश्चन आपसे पूछा है ना 1.5 घंटा में आपको बहुत अच्छे से करना है।
स्पीड चलना है और कहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट कम करना है तो कीजिएगा, बट लेकिन जो फिगर है, फिगर बहुत ज़रूरी है, फिगर को नहीं छोड़ना है, ठीक है। और जो कैलकुलेशन करके दिखाना है वो भी मेरे को नहीं छोड़ना है, वो भी हमको इम्पोर्टेंट है, वो भी हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए फिजिक्स चैलेंज है, फिजिक्स साइंस में चैलेंजिंग होता है, ठीक है। हम लोग भी IIT वगैरह पढ़ते थे तो हमारे लिए फिजिक्स सबसे टफ था, ठीक है। हालांकि मैथ मेरा जो है सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स फिर भी चैलेंजिंग होता है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये मैथ से ऊपर है ना, मैथ भी इसमें होता है। मैथ के बगैर तो कोई चारा नहीं है, मैथ ही है ये सब, फिर उस पर कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। हाँ, अच्छा, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में पूछा था कि भैया अगर हम लोग इसको उठा करके पूरा पानी में डाल देंगे, लिक्विड में, तो क्या होगा, तो क्या होगा बताइए आप, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं, लेमडा को देख लीजिए क्या होता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, आपका लिक्विड का, ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा लेमडा ए बाई, ठीक है, लेमडा एल, यही होगा। क्यों ऐसा होगा, देखिए इसलिए कि हम लोग ये जानते हैं कि म्यू एल बाई म्यू ए, अगर वेलोसिटी से कंपेयर करें तो वेलोसिटी के ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो म्यू एल बाई म्यू ए एक्चुअली ये है, ठीक है। और जो वेलोसिटी है मेरा, तो वेलोसिटी क्या होता है, ये लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो यानी कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टू आपका लेमडा ही हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखिए, ठीक है, अगर हम लोग लिक्विड का, चूंकि हमको म्यू दिया हुआ है ना, और एयर का 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा ए बाई लेमडा एल, ठीक है। तो अगर हम लोग लेमडा एल यहाँ से निकालें, लेमडा एल, तो वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है लेमडा ए बाई म्यू। यानी जैसे ही आप लिक्विड में डालिएगा तो जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा, वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और वेवलेंथ कम होगा तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ तो लेमडा के प्रोपोर्शनल होता है, तो यानी फ्रिंज विड्थ आपका घट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये ऐसे लिख लीजिएगा, सिंस क्या, सिंस फ्रिंज विड्थ जो है आपका, फ्रिंज विड्थ, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, एंड व्हेन, ये जो एपरेटस है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये जो मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट है यंग डबल स्लिट, ठीक है, व्हेन YDS, ठीक है, इमर्ज्ड इन लिक्विड, इमर्ज्ड, ठीक है, इन लिक्विड, जब लिक्विड में इसको हम लोग डुबाएंगे तो क्या होगा, तो मेरा जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं जगह बना लेता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। आप स्क्रीनशॉट लेकर के कर दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, लिक्विड कॉमा वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस, ठीक है। अब वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली क्या होगा, जो फ्रिंज विड्थ है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। बिल्कुल देखिए कॉमन सेंस का जो है ये आंसर था, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ये बताना है ना कि रेक्टिफायर क्या होता है, पहला चीज़, ठीक है, और एक सर्किट डायग्राम बनाना है फुल वेव रेक्टिफायर का, इनपुट आउटपुट वेव फ्रॉम, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का, इसका वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, 1 + 3 मार्क्स का है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे एग्जाम में वही कीजिएगा, 3 ही क्वेश्चन करना है, बट मैं आपको सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए तो रेक्टिफायर यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। रेक्टिफायर देखिए यहाँ से हम लोगों का रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्या है रेक्टिफायर, देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, ठीक है। द डिवाइस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है उसको, प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, और इसी में जो डिवाइस यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। द कन्वर्सन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। द जंक्शन डायोड ऑफर्स ए लो रेजिस्टेंस टू करंट इन वन डायरेक्शन व्हेन इट फॉरवर्ड बेस। आपको पता है कि जब फॉरवर्ड बेस होता है तो क्या होता है, जो जंक्शन डायोड है वो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। और हाई करेगा कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी रिवर्स बेस में होगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपका डायोड है वो ही क्या करता है, रेक्टिफायर के तौर पे काम करता है। तो जो रेक्टिफायर है उसमें हम लोग डायोड को यूज़ करते हैं फॉरवर्ड बेस में या तो रिवर्स बेस में, ठीक है ना।
अब देखिए दो तरह का होता है, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमको यहाँ पे तो क्वेश्चन में आपसे फुल वेव पूछा है, लेकिन आगे हाफ वेव भी आएगा, तो मैं चाहता हूँ दोनों आपको समझा दूँ क्योंकि एग्जाम में कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए हाफ वेव को देखेंगे तो हाफ वेव में हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं और जो अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सर्किट डायग्राम है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है और इसमें आपको दिख रहा है ना कि जो हाफ वेव है सिर्फ उसी पे वर्क हो रहा है, ठीक है। देखिए इसे देखिए हमारा जो करंट होता है आपको पता है, फुल वेव का हम बात करें तो ये फुल वेव हो गया, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। हाँ, तो ये हो गया आपका हाफ और ये आपका हो गया हाफ। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आप देखिएगा कि जब अपर हाफ होगा तो आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन लोअर हाफ पे आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं ना। फिर दोनों को अगर हम कंक्लूड करके बात करें तो कंक्लूड करने से रिजल्ट हमको यही मिलता है, यही मेरा फाइनल रिजल्ट है। यानी क्या, यानी हमको सिर्फ पॉजिटिव साइकिल पे मिल रहा है, नेगेटिव साइकिल पे कुछ नहीं मिल रहा है, यानी ये सिर्फ हाफ वेव पे काम कर रहा है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको बनाना है। ये इनपुट अल्टरनेटिंग सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पे ये P1 P2 दो पॉइंट है, ठीक है, ये प्राइमरी आपका कोयल है, ये सेकेंडरी कोयल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है ना। ये हमारा जो जंक्शन डायोड लगा हुआ है यही मेरा रेक्टिफायर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिएगा तो होता क्या है कि इसमें फर्स्ट हाफ वाले में तो आपका होता है काम, क्यों होता है देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ ये बात को। देखिए जब जब हाफ वेव रेक्टिफायर का बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट साइकिल के लिए क्या होता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होता है। लेट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ द साइकिल द सेकेंडरी टर्मिनल S1 ऑफ ट्रांसफार्मर बी पॉजिटिव रिलेटिव टू S2, then the junction diodes it forward bias, therefore the current flows and its direction in load resistance RL is from A to B। बात समझिए, ठीक है। जब हम लोग देखिए, चूंकि होता क्या है कि हमारे पास दोनों साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल भी है, नेगेटिव साइकिल भी है, ठीक है। जब पॉजिटिव साइकिल चलता है अल्टरनेटिंग करंट का तो होता क्या है कि S1 पॉजिटिव हो जाता है और S2 मेरा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब पॉजिटिव आपका पॉजिटिव जो है P टाइप से कनेक्टेड है और निगेटिव N टाइप से, तो ये क्या हो गया, ये आपका सिचुएशन जो है वो हो गया आपका फॉरवर्ड बेस का, ठीक है। तो फॉरवर्ड बेस में हमको क्या हो जाता है, हमको आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। लेकिन जब यही आपका निगेटिव वाला काम करेगा तो निगेटिव वाला जब काम करेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका हो जाएगा रिवर्स बेस, और रिवर्स बेस में क्या होगा, हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। बस यही सिंपल सा रीजन है। ये फिगर आपको बना करके दिखा देना है, बहुत आसान सा फिगर है, ठीक है। तो सेकंड में क्या होता है, इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल द टर्मिनल S1 इज नेगेटिव S2 के रिलेटिव में, देन द डायोड इन रिवर्स बेस, देयरफॉर नो करंट फ्लोज इन डायोड एंड हेंस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड RL, ठीक है। देयरफॉर द आउटपुट करंट इन लोड फ्लोज ओनली व्हेन S1 इज पॉजिटिव रिलेटिव टू S2। जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि सिर्फ पॉजिटिव वाले में मिलेगा, नेगेटिव वाले में नहीं मिलेगा। अगर आप खुद से लिख सकते हैं इस कंटेंट को तो आप इस तरीके से पूरा बना करके लिख सकते हैं। तो चूंकि ये हाफ ही वेव को पर काम करता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। अब तो आप फुल वेव खुद से लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर अच्छे से पता नहीं चल रहा तो हम आपको लिख देते हैं। I0 इज इक्वल टू क्या होता है, E0 इज इक्वल टू RF प्लस RL, ठीक है, ये है, ओके। और यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट होता है DC वो होता है आपका I0 बाई पाई, हम लोग पूरा पढ़े हैं इसको ना। और जो RMS करंट होता है रूट मीन स्क्वायर वो क्या होता है, वो होता है I0 बाई 2। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। चलिए फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर लेते हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको फुल वेव ही बनाना है। तो फुल वेव में क्या होगा, फुल वेव में दोनों साइकिल पे काम करेगा। जब फर्स्ट हाफ की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें इस तरीके से जंक्शन डायोड को ऐड करेंगे। असल में हम लोग यहाँ पे दो जंक्शन डायोड ऐड करेंगे, ये दो पीस लेंगे हम लोग, ठीक है ना, एक ऊपर में और एक नीचे में, ताकि अगर एक काम नहीं कर रहा है तो दूसरा काम करे। तो देखिए सपोज ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल इनपुट AC सिग्नल द टर्मिनल S1 इज पॉजिटिव रिलेटिव टू S2, ठीक है, एंड S2 इज नेगेटिव रिलेटिव टू S1, ठीक है। देन डायोड I इज फॉरवर्ड बेस एंड डायोड, अच्छा दो डायोड फर्स्ट डायोड इज फॉरवर्ड बेस एंड डायोड सेकंड इज रिवर्स बेस, देयरफॉर करंट फ्लोज इन डायोड 1, ठीक है, एंड नॉट इन डायोड 2, ओके। द डायरेक्शन ऑफ करंट I due to diode 1 in load resistance RL
इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, समझ लीजिए थ्योरी तो आपका है, थ्योरी आप देख लीजिए बढ़िया से, थ्योरी क्या लिखना है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप चाहें तो उसको खुद से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, फिगर आपका देखिएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला देखिए वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई खास चेंजिंग नहीं आएगा। मेन आप फिगर देखिए। ठीक है, देखिए फिगर ये इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपको इसको बनाने के लिए भी बोला है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिएगा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग 2 जंक्शन डायोड का यूज़ कर रहे हैं, D1 और D2। ठीक है, ओके, और लोड को बीच में डाल दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर आप पॉजिटिव साइकिल डालते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस, यहाँ पे मिलेगा माइनस। तो इस केस में आपका ये काम करेगा, एक्टिव हो जाएगा ये, इसलिए एक्टिव हो जाएगा कि अब पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ गया है। ठीक है, और निगेटिव आपका निगेटिव से, तो ये आपका एक्टिव है, तो ये आपको आउटपुट दे देगा, यही ये आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है ना, जबकि नीचे वाला अगर आप देखें तो जो पॉजिटिव प्लेट है मेरा, ठीक है, आपको पता है कि ऐसे जो होता है तो इसमें क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट होता है P और ये आपका होता है N निगेटिव प्लेट। तो आपका पॉजिटिव प्लेट निगेटिव से जुड़ रहा है, तो यानी ये आपका रिवर्स बेस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बेस होना। ठीक है ना, अगर एक्टिव है तो। और ये आपका डीएक्टिव हो गया, डीएक्टिव इसलिए हो गया कि अब आपका ये क्या हो गया है, ये आपका रिवर्स बेस हो गया है, यानी ये काम नहीं करेगा। तो काम नहीं करेगा तो ये कुछ नहीं देगा। तो खैर चलो, पहला साइकिल में काम तो हो गया ऊपर से। जब आप निगेटिव, जब आपका नीचे वाला साइकिल चलता है, यानी पॉजिटिव के बाद जब आप निगेटिव साइकिल को फिर जब चलाते हैं, जब आता है, तो अब निगेटिव वाले में क्या होता है, ये आपका हो गया माइनस ऊपर में, और नीचे में क्या हो गया प्लस, उल्टा, चूंकि निगेटिव साइकिल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका ये जो है क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डीएक्टिव। ठीक है, यानी रिवर्स बेस। ठीक है, जबकि ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। चूंकि अब आप देखेंगे तो इसका पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये एक्टिव है, यानी ये फॉरवर्ड बेस है। ठीक है, और ये आपका निगेटिव वाला से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका रिवर्स बेस हो गया। तो अब ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, तो फिर से हमको उस निगेटिव साइकिल का हमको पॉजिटिव आउटपुट इससे मिल जाएगा, आउटपुट फिर मिल गया। यानी अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, तो कंबाइन करने से हमको ये दिखता है, कंबाइन करने से ऊपर और नीचे, कि हमको हर साइकिल में हमको कुछ ना कुछ आउटपुट सेम टू सेम मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिएगा फिगर वैसे ही बना हुआ है, प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, और ये आपका जंक्शन डायोड लगा हुआ है इस तरीके से। जो फोटो था ना, ये वाला फोटो है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा फट रहा होगा आपके लिए, देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, P और N लिखा हुआ, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, S1 S2 है। तो ये आप देखेंगे कि इसमें हम लोगों का जो आउटपुट, जो इनपुट सिग्नल है, अगर ये मेरा इनपुट है पूरा, तो आउटपुट भी हमको पूरा पॉजिटिव ऊपर ऊपर मिलता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसी तरीके से आपको फिगर बनाना है और समझा के लिख देना है। ठीक है, थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, कोई खास थ्योरी नहीं है, आप चाहें तो इस थ्योरी को खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमने बताया है वही काम आपको करना है। क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मत छोड़िएगा, आसान सा क्वेश्चन होता है। फिगर अगर बनाते हैं अच्छे से और काम करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल रहने वाला है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोलता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग साइकिल निकालिए, अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल, और वो साबित कीजिए कि वो 2I0/π होता है। ठीक है, जस्ट इंटीग्रेशन है, इस सब क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है, इसलिए कि हम लोग तो मैथ के दीवाने आदमी हैं, और सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन होगा ये दोनों। और फुल साइकिल में 0 होता है, तो आपका याद होगा आपको। आइए दिखाते हैं हम आपको, बहुत आसान, इसको मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर हम लोग। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर अल्टरनेटिंग करंट I = I0 sin ωt + phi, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे मेरा साइकिल है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का, तो इसमें पूरा में का जो वेवलेंथ आपका लेमडा होता है, ठीक है, इसमें पूरा टाइम क्या लगता है, पूरा टाइम लगता है आपका t। ठीक है, और अगर हम लोग सिर्फ हाफ का बात करें तो हाफ में कितना टाइम लगता है, t/2 लगता है। तो जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका I एवरेज = ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे यानी टोटल करंट निकालेंगे फॉर हाफ टाइम 0 से t/2। ठीक है, I × dt, और नीचे में हम लोग फिर कंप्लीट टाइम वही उतना ही टाइम लेंगे, यानी dt का इंटीग्रेशन करेंगे हाफ टाइम t/2 तक के लिए। ठीक है, यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा। हाँ, अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान है, लॉलीपॉप है। I एवरेज आ जाएगा आपका। तो देखिए 0 से t/2। ठीक है, I का वैल्यू डाल दीजिए, इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, I0 sin ωt + phi। ठीक है, और साथ में dt, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आपका टोटल जो है आपका नीचे आ जाएगा t/2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो t/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, तो I एवरेज = t/2 को उल्टा 2/t लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा I0 कांस्टेंट है, I0 को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अच्छा अंदर क्या बचेगा, 0 से t/2 और sin
ओमेगा टी प्लस फाइव ये बचता है, ठीक है। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन अब करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस, लेकिन माइनस में होता है, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, माइनस में। हाँ, तो इसका लिमिट फिर से 0 से t/2। अब आप लिमिट डाल दीजिए, लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2i0/t है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे हम लोग को ये देखना होगा कि साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा मेरा कांस्टेंट है, तो ये ओमेगा आपका डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। तो ओमेगा को ही बाहर कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे अंदर में देखिए, अंदर में हम लोग लिमिट डालेंगे, ठीक है। तो चाहे तो आप माइनस को भी बाहर कर लें, तो पहले cos t/2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t/2 प्लस 5 ये होगा, ठीक है। और जब 0 डालेंगे तो क्या आएगा, तो 0 डालेंगे तो वो आ जाएगा आपका cos 0, ठीक है ना। अच्छा, t के जगह पे 0 डालेंगे तो 5 बचेगा, cos क्या बचेगा आपका 5, ठीक है। चलिए, अब देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ओमेगा टी है, चूंकि हम लोगों को पता है कि t बराबर क्या होता है, t बराबर होता है 2π/ओमेगा, ये जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ओमेगा टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2π आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा टी के जगह पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे 2π, देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे फिर पूरा कीजिएगा ना कि आई एवरेज क्या हम लोग का आ जा रहा है, तो ऊपर में 2i0 था, माइनस में नीचे में 2π लिख देंगे ओमेगा टी के जगह पे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे फिर से ओमेगा टी के जगह पे आप 2π रखेंगे तो ओमेगा t/2 ये आपका क्या आ जाएगा, 2π आ जाएगा, तो ये आपका आ जा रहा है cos 2π प्लस 5। अच्छा, तो जैसे ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा t/2 है ना, तो ओमेगा t/2 करेंगे तो सिर्फ पाई बचेगा ना, यस सिर्फ पाई बचेगा यहाँ पे। सो क्या आएगा बोलिए, सिर्फ आएगा आपका पाई प्लस 5 आएगा, ठीक है, और माइनस आ जाएगा आपका cos 5, यही आएगा, ठीक है। ये हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से देखिए 2 आपका कैंसिल हो गया, और ये हो गया माइनस I0/π, ठीक है। cos π प्लस थीटा क्या होता है, तो cos π प्लस आपका चेंज तो नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये cos 5 होगा, तो ये माइनस cos 5, ये भी अगेन आपका माइनस cos 5, ठीक है। तो वैल्यू हमारा क्या आ जा रहा है, तो वैल्यू हम लोगों का आ जाता है यहाँ से, ठीक है। देखिएगा तो 2i0, ठीक है, cos 5/π आ जाता है, ठीक है। ओके, अब देखिए आपको बोला क्या था, आपको बोला था ये ऊपर में कि मेरा वैल्यू क्या आएगा, 2i0/π आएगा, ठीक है। तो 2i0/π ही आएगा, यहाँ पे आप देखें, ठीक है। यहाँ पे बस ये करना है हमको, यहाँ पे 5 को ले लेना है 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2i0/π, ठीक है। 5 को 0 लेंगे तो 5 0 होगा, तो क्या हो जाएगा आपका cos 5 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 0 का मतलब क्या है, जो हमारा करंट है, ठीक है, वो सेम फेज में है, ठीक है ना। तो इन सेम फेज, तो सेम फेज में जब हम लोग लेंगे तो सेम फेज में हमारा क्या हो जाएगा, जो फेज डिफरेंस है वो हमारा 0 होगा, ठीक है ना। तो 2i0/π आपका आई एवरेज इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये 5 को अगर 0 करेंगे तो आप शुरू में भी ऐसा कर सकते थे, डायरेक्ट आप यहाँ से जैसे बनाएंगे ना, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, आई एवरेज निकालिएगा तो ऐसे 0 से t/2, तो ये और आसान हो जाएगा। आई का वैल्यू डायरेक्ट ले लीजिएगा आप क्या, I0 sin ओमेगा टी, चूँकि आपका 5 0 है, ठीक है, और dt हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा t/2। अब यहाँ पे देखिएगा तो I0 ऊपर से कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, 2/t लिख दीजिएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाता है cos ओमेगा टी माइनस में, तो बाई ओमेगा करेंगे तो लिमिट आपका उल्टा हो जाएगा 0 से t/2, ठीक है। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 2i0 क्या आ जाएगा, ये ओमेगा टी, ठीक है। अब cos में cos 0 हो जाएगा आपका 1 माइनस t/2 डाल देंगे तो ये हो जाएगा cos ओमेगा t/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2i0, नीचे में भी आपका 2π आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस, और ओमेगा टी का वैल्यू क्या होता है 2π होता है, तो आपको cos π बचेगा, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा तो 2 आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका बचेगा I0/π, और यहाँ पे आपका 1 और cos π -1 होता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, 2i0/π ही आएगा, ठीक है ना। चाहे उधर से करें चाहे इधर से करें, ठीक है, क्लियर है। तो अगर इससे करेंगे तो आपको फाइनली 5 को 0 लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला था बहुत इजी है, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अच्छा, फिर जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन में था आपको फुल साइकिल लेने के लिए ना, तो फुल साइकिल का मतलब क्या है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इन फुल साइकिल, अगर हम लोग फुल साइकिल का बात करेंगे तो क्या होगा, तो जो आई एवरेज है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0 से t हो जाएगा, ठीक है।
सेम फेज में सिर्फ साइन ओमेगा टी लेंगे, dt लेंगे, और नीचे भी क्या हो जाएगा 0 से t और आपका टोटल करंट dt, ठीक है, टोटल टाइम dt। तो अब देखिए साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन फिर से आप कीजिएगा, कॉस ओमेगा टी आएगा, ठीक है, माइनस में, और लिमिट क्या होगा आपका, लिमिट हो जाएगा मेरा 0 से t, ठीक है, नीचे में तो t ही आने वाला है। अब देखिए 1/t को बाहर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे I0 भी होता है ना, तो I0 को भी बाहर कर लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो गया ये I0, ठीक है, बाई टी हो गया। अच्छा अब देखिए हम लोग अगर इसको लिमिट को उल्टा कर देंगे तो हमारा माइनस हट जाएगा, तो 0 से t कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका I0/t हो गया। अच्छा ओमेगा एक कांस्टेंट भी आएगा, तो आराम से कीजिएगा, ठीक है, ओमेगा तो t ओमेगा। चलिए अब देखिए तो हो जाएगा cos 0 और माइनस cos ओमेगा इंटू टाइम t, ठीक है। अब देखिएगा तो ये हो गया आपका I0/t ओमेगा, ठीक है, cos 0 1 होता है, और ये फिर से आपका क्या हो जाएगा ओमेगा t 2 पाई होता है, तो cos 2 पाई, ठीक है। अब cos 2 पाई भी 1 होता है, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। फाई को आप शुरू में ही 0 ले लीजिएगा कि जो जो फेज डिफरेंस है वो मेरा क्या है 0 है, यानी हम सेम फेज में काम कर रहे हैं, तो आपका आई एवरेज इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो 0 भी प्रूफ हो जाएगा और वो भी प्रूफ हो जाएगा। दीज आर द वेरी सिंपल, ठीक है। इस क्वेश्चन में जरूर करना है आपको। हाँ अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन है कि आपको एक जो है नीट डायग्राम बनाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जब आपका इमेज फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसमें आपको मैग्नीफाइंग पावर भी निकालने के लिए बोल रहा है जब इमेज मेरा लीस्ट डिस्टेंस पे बनता हो, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आके रहेगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, ठीक है। कैसे करेंगे आइए मैं आपको इसको ठीक है यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है, आपको जो है डायग्राम बनाना है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, आपको एकदम साफ डायग्राम बनाना है, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस तरीके से, ठीक है, एकदम खूबसूरत आंखों के साथ, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या लगा होता है आई लगा हुआ रहता है ना, पूरा ये स्ट्रक्चर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। इसमें देखिए ये छोटा वाला लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है, इसका कर्वेचर छोटा होता है, उसके सामने आईपीस रखा होता है बड़ा वाला, चूंकि यहीं पे हम लोग आँख को सटाते हैं तो इसको आईपीस कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसको इसलिए कहते हैं कि इसके सामने ऑब्जेक्टिव रखा रहता है, तो ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, ए बी आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे तो आप अलग से लिख सकते हैं कि ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है। इफ नॉट इसका जो है फोकल लेंथ है, इसका मेन फोकस है, ठीक है। इधर भी एफ नॉट है, इसी का मेन फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, और एफ ई जो है वो आई पीस का प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। देखिए होता क्या आपको पता है कि सबसे पहले ए बी का जो इमेज है वो ऑब्जेक्टिव से हमको ए डैश बी डैश मिलता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर आप देखें तो फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ए डैश बी डैश क्या है, ये आपका इमेज है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, जो डेफिनेटली क्या है इन्वर्टेड है और इनलार्ज है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड भी होता है और क्या होता है बड़ा होता है, तभी तो हमको लास्ट में बड़ा दिखेगा ना, बड़ा तो करते जाना है हमको। इन्वर्टेड होता है और इनलार्ज होता है, ठीक है। अब ए डैश बी डैश देखिए, अब जो है जब हम लोग ये आई पीस के सामने आ गया तो फॉर आई पीस, ठीक है, फॉर आई पीस के लिए क्या हो गया, अब ये जो ए डैश बी डैश है ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, और इसका फाइनल इनलार्ज इमेज जो बहुत बड़ा इमेज है जो हमको काफ़ी साफ दिखता है, तो ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश ये जो है इमेज मिलता है फाइनल इमेज, ठीक है, आई पीस के लिए, ठीक है, जो काफ़ी इनलार्ज है, आप देख रहे हैं बहुत बड़ा है, ठीक है, और क्या है फाइनली इन्वर्टेड ही होता है, उल्टा ही इमेज होता है, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन का तरीका आपको पता है कि ए बी से जब हम लोग कोई एक पैरेलल रे लेंगे तो वो फोकस को कट करता हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे निकलेगा, और एक डायरेक्ट हम लोग एक नॉर्मल रे ले लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जाएगा, दोनों जो कट करेगा तो वो प्राइमरी इमेज का पोजीशन होगा। अब यहाँ से फिर नेक्स्ट हम लोग वही करेंगे, एक हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे सेंटर से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो आपको यहाँ मिलेगा, और हम लोग एक लेंगे कुछ पैरेलल यहाँ पे ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो डेफिनेटली वो जो है इसके फोकस पे जा करके जमा होगा, तो ये आपका फाइनल इमेज हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यू नॉट ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव, वी नॉट इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। नाउ
दिस इज अगेन यू ई, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, एंड दिस इज वी ई, सो इट इज इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस। तो ये हमारा क्लियर पिक्चर हो गया, ठीक है।